ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी कल एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद पहुंचे जब हालात काफ़ी कशीदा हैं। इस हंगामी सूरत हाल में उनके दौरे को आप सिफारती नुक्ता नज़र से, सिफारती अहमियत से किस तरह से देखते हैं? क्या कोई ख़ास किस्म की मैसेजिंग है इस दौरे में? देखिए, चूंकि इस वक्त यूएस और ईरान जंग में एक हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर फरीकैन में किसी किस्म की एतमाद साजी या किसी किसी किस्म का कोई ऐसा अरेंजमेंट निकालने पर जहाँ पे कि हुर्मुज़ में शिपिंग हो सके मुनासिब तरीके से, उस पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं है। तमाम फरीकैन जो हैं वो ईरान हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या गल्फ कंट्रीज़ हो, वो एक नुक्ते पर किसी तरह एग्रीड नहीं हैं और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी इस वजह से नहीं हो पा रहा और जंग के शोले जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो कई दिनों से बमबारी का सिलसिला जारी है, ईरान के अंदर काफ़ी तबाही हुई है। उसके रिएक्शन में ईरान फिर गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक्स करता है। ईरान ने बहुत से गल्फ कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, जॉर्डन और भी कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ईरान ने अटैक किए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में साथ ही साथ अब एक सिफारती तेज़ी भी आ गई है कि किस तरह इस जंग से निकला जाए, क्योंकि अगर इस जंग को ना रोका गया तो इसके बढ़ने के, इसके फैलने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। क्योंकि जैसे आपने हूथियों का जिक्र किया, हूथी एक तरफ सऊदी अरब के लिए मसले पैदा कर सकते हैं तो दूसरी तरफ बाबुल मंदब को अगर बंद करने की तरफ पेशरत हुई तो फिर हम ऑयल की जो कीमतें हैं, ऑयल की जो मार्केट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा इंतशार देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि सिफारती महाज पर सिकंदर मोमिनी जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं वो आए हैं। कुछ सिग्नलिंग भी है ईरान की तरफ से कि वो डिप्लोमेटिक महाज पे भी आगे बढ़ना चाहता है। कुछ मैसेजिंग भी है कि या कंसल्टेशन भी होगी कि किस तरह इस मामले पे दोनों फरीक जो हैं, दोनों फरीक से मुराद है मेरा यूएस और ईरान के दरमियान कहाँ पे कॉमन कहाँ पे कन्वर्जेंस आ सकती है, एग्री कर सकते हैं। और इसके बाद देखना ये होगा, मेरा ख्याल बुनियादी अहमियत का जो हामिल नुक्ता है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या फ्रेमवर्क होगा? या तो कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना दिया जाए ईरान के साथ, जो कतर है, ओमान है, पाकिस्तान है और तुर्की है, या जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज होना चाहिए जो इंश्योर कर सके कि जब इसमें नेगोशिएशंस को आगे लेके चला जाए तो एक तो वो 60 रोज का फ्रेमवर्क एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर तमाम नुकात पे हुर्मुज़ का नुक्ता है या न्यूक्लियर के मसाइल आएंगे आगे चल के, या कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के नुकात आएंगे, तो इनके कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री हो गया है, लेकिन अब आगे पार्टीज उनकी अपनी अपनी वजाहत खुद कर रही हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन खुद कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन को अब हैंडल करने की ज़रूरत है, वरना ये एक बड़ी जंग में के आसार हमारे सरों पर मुंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और बाबुल मंदब की भी बात करें तो कुछ ऐसा पाकिस्तान में जो तेल का आता है वो वहाँ से भी आता है, तो बहुत सारे मसाइल होंगे। जिस तरह आपने निशानदेही की, कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सर, यमन के हौसियों ने जो सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया, ज़ाहिर जब ये बहरी नाकाबंदी होगी तो फिर सऊदी अरब भी जो है वो कोई ना कोई जवाब देगा, और अगर सऊदी अरब पे खुदा न खास्ता कोई हमला होता है तो फिर पाकिस्तान का तो दिफाई मुआहदा, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का कितना बड़ा सिफारती इम्तिहान है और किस तरह से इस मामले को डील करना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, सऊदी अरब और यमन के दरमियान या सऊदी अरब और यमन के हूथियों के दरमियान बहुत अरसे से एक कशमकश जो है, जंगी कैफियत जारी थी, लेकिन इस कुछ अरसे से ज़रा इसको ये चीज़ें, इसमें जंग जो थी, एक्टिव जंग रुकी हुई थी और कोई हॉस्टिलिटीज़ इन दोनों के दरमियान नहीं हो रही थी। लेकिन इस मौके पर आकर जब हुर्मुज़ के अंदर ये शिद्दत पैदा हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ईरान और सऊदी अरेबिया या गल्फ ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं हुर्मुज़ को लेकर, तो उस मौके पर इस जंग का आगे आना, सऊदी अरब और हूथियों के दरमियान इख्तलाफात या उनके दरमियान एक्सचेंजेस का सामने आना, कुछ सऊदी अरब की तरफ से भी
जंगी मैय्यज लिए गए थे, और फिर हूथियों ने भी इन रिस्पॉन्स जो है सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का जो ऐलान किया है, या वो बाबुल मंदब को जो बंद करने का मैयर ले सकते हैं। ये इनको इनसे बचने के लिए मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी होगा कि जो डिप्लोमेसी हम ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान और गल्फ ममालिक के दरमियान कर सकते हैं, उसमें उसको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, और उस लिहाज से पाकिस्तान पे कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा कि अगर ईरान की या हूथियों की एग्रेशन में, अटैक्स में सऊदी अरब की तरफ इजाफा होता है, तो पाकिस्तान के लिए फिर चैलेंजेस ये होंगे कि पाकिस्तान को इस अपने दिफाई मुआहदे की पासदारी के लिए सऊदी अरब की हमायत करना होगी। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह भी किया है कि चूंकि हमारा एक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है विद सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है कि सऊदी अरेबिया का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये जो अब ईरान के साथ हमारी एक्सचेंजेस हो रही हैं, बातचीत चल रही है, और अब भी आगे चलेगी इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर चलने में, तो मेरा ख्याल है इसमें इस नुकात पे भी बहस होगी। और मेरा ख्याल है जब ये एक दफ़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह ये जंग रुक जाती है और खित्ते में अमन की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर एक नया सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क रीजन के लिए चाहिए होगा, जहाँ पे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी एक बातचीत हो, जिसके जरिए प्रॉक्सीज को ना यूज करने का एक फ्रेमवर्क भी मौजूद हो, ताकि ये आइंदा के लिए खित्ते में जो इस किस्म के फैक्टर्स मौजूद हैं, इनका अजाला किया जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो प्रॉक्सीज़ हैं इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई फ्रेमवर्क या मुआहदा जो है वो दोनों ममालिक के माबैन ज़रूरी है। अच्छा मंसूर साहब, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने जो जोहरी प्लांट पर अमरीकी हमला है उसको पुरअमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करार देकर जिम्मेदारी वाशिंगटन पर डाली है। इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं और कर भी चुके हैं, पुलों को भी निशाना बना चुके हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बड़ा उन्होंने तबाह किया है। तो इस जोहरी तनसीब पर हमले के बाद क्या ईरान अब अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार बनाने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकता है, या जो अफजूदा यूरेनियम है उसका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान और ईरान और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान जोहरी इश्यूज के ऊपर, न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क बहुत अरसे से चलता आ रहा है, नेगोशिएशंस चलती आ रही हैं। JCPOA एग्री हुआ था, उसमें बहुत सी एक फ्रेमवर्क या प्रोविजंस मौजूद हैं, किस तरह उन्होंने एग्री किया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर किस किस्म की कदगने या बंदिशें होंगी और क्या क्या चीज़ें ईरान कर सकता है। लेकिन फिर JCPOA को से अमेरिका निकल गया, और फिर हमने देखा इस साल जो जंग शुरू हुई उसके बाद या जंग से पहले भी जब ईरान के साथ न्यूक्लियर इश्यूज पर नेगोशिएशंस हो रही थी और ईरान काफ़ी हद तक कंसेशंस देने के लिए तैयार था, काफ़ी हद तक बातें मानने के लिए तैयार था, लेकिन जब ईरान और अमेरिका डायरेक्ट जंग में आ गए तो फिर ईरान की तरफ से एक बहुत वाज़ेह लाइन ली गई कि अब चूंकि ईरान और अमेरिका डायरेक्ट जंग में हैं, तो ईरान किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करने का पाबंद नहीं है। यानी कोई भी इस वक्त ईरान के दरमियान और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के दरमियान न्यूक्लियर इश्यूज पर एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक नुक्ता न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर भी था, एक या दो नुकात। वो जब स्टेज आएगी, जब अब तो इस वक्त चूंकि हुर्मुज़ सबसे ज्यादा अहमियत ले गया है और हुर्मुज़ के मामला जो है वो आगे आ गया है, तो जब हुर्मुज़ और ये सीज फायर के मामला सेटल होंगे तो इसके बाद नेगोशिएशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आएगा न्यूक्लियर इश्यूज की तरफ कि ईरान किस किस्म की अफजोदगी कर सकता है, कौन से ज़खायर रख सकता है, और ईरान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान IAEA के थ्रू एक एग्रीमेंट, एक किसी किस्म का नेगोशिएटेड फ्रेमवर्क होना होगा जिसमें बड़ी पावर्स भी शामिल होंगी। और मैं समझता हूँ कि अब रीजन के ममालिक को भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि रीजन के ममालिक को शामिल किए बगैर हम देख रहे हैं कि अमन और सलामती या ड्यूरेबल पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन में मुमकिन नहीं है, खा वो हुर्मुज़ रिलेटेड इश्यूज हों, खा वो न्यूक्लियर इश्यूज हों। तो मेरा ख्याल है उसमें ईरान के साथ साथ सऊदी अरब,
पाकिस्तान, तुर्की और ये रीजन के जितने ममालिक हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं इस खित्ते में कशीदगी को दूर करने के लिए और इस खित्ते में एक ऐसा फ्रेमवर्क लाने के लिए जो जिसके तहत पीस और स्टेबिलिटी मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार हो सके। मेरा ख्याल है रीजन के ममालिक को भी उसमें शामिल होगा। तो हम देखेंगे कि एक नया फ्रेमवर्क इवॉल्व होगा। ईरान वैसे जनरली न्यूक्लियर इश्यूज पर काफी कोऑपरेट करता रहा है गुज़िश्ता 2 दहाइयों में। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये के मामला सेटल होने की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि इन नेगोशिएशंस को आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है जौहरी मामलात के ऊपर और अफजूदा यूरेनियम के मामले पर, लेकिन बदएतमादी जो है वो अमेरिका की तरफ से और ईरान जो है इस पर खदशात रखता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, जिसका वो इजहार भी करता है वक्तन फ़वक्तन। मंसूर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो लाइमलाइट के अंदर है और एक समझे कि एक नया जौहरी हथियार है जो कि ईरान के हाथ में है। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की अगर हम बात करें तो इस पे आपकी क्या रीडिंग्स हैं कि ओमान जो है क्या वो दबाव बर्दाश्त करेगा या फिर वो अमेरिका का दबाव बर्दाश्त करेगा या फिर वो आपको ईरान के साथ ईरान की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 28 फरवरी से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन था, उसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जब ये जंग स्टार्ट कर दी गई जो कि एक अननेसेसरी वॉर थी, अनजस्ट वॉर थी, तो इसके बाद आपने सही कहा कि हुर्मुज़ जो है वो एक सबसे बड़ा हथियार बन गया है इस जंग में। अब हुर्मुज़ के लिए जब हम पीस की एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हुर्मुज़ के लिए एक नया फ्रेमवर्क एग्री करना लाजमी हो गया है। अब ईरान की डिमांड्स ये हैं कि जो फ्रेमवर्क भी होगा वो ईरान की मर्जी से हो और ईरान कुछ उसमें टोल या कुछ मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ किस्म के चार्जेस एसोसिएट करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आइंदा किसी किस्म की जंग ना इम्पोज की जाए रीजन पे, क्योंकि हुर्मुज़ के अंदर जो ट्रैफिक है, शिपमेंट है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, गारंटी प्रोवाइड करे फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। और साथ ही ईरान ये अलाउ नहीं कर रहा कि कोई जो दूसरा चैनल है हुर्मुज़ के अंदर ही, सदर्न चैनल जिसे कहते हैं, जो ओमान के साहिल के साथ साथ गुजरता है, उसको वो इस वक्त फ्रीली चलने दे, क्योंकि ईरान और अमेरिका इस वक्त जंग की हालत में है। तो इस मामले पर ईरान और गल्फ कंट्रीज में भी इख्तलाफात है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। उनके यहाँ वो जंग का भी शिकार हुए हैं और उनकी तेल की सप्लाईज उस तरह से नहीं चल रही जिन पे उनकी इकोनॉमी का इन्हिसार भी है। तो सोल्यूशन मेरा ख्याल जो है एक दरमियानी सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नेगोशिएशंस के तहत ही, और जहां क्लॉज 5 में ईरान को कहा गया है कि वो अरेंजमेंट्स और उसमें उसका कुलीदी किरदार होगा, वो इंश्योर करेगा कि वो वहां से फ्री पैसेज हो सके शिपिंग के लिए, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ गारंटीज बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी की लानी होंगी। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज, कोई मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ एक रीजनेबल लिमिट के अंदर आते हैं और तमाम ममालिक की मर्जी से आते हैं, क्योंकि हम गल्फ कंट्रीज भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ईरान भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़े रीजनल एग्रीमेंट की तरफ जाना होगा जो कि देरपा भी हो सके। ये ना हो कि अब आज आप एग्री करें और चंद महीने बाद फिर उस पे इख्तलाफात पैदा हो और हुर्मुज़ बंद हो जाए। रोज रोज हुर्मुज़ को बंद करना जो है वो खित्ते की जो इकोनॉमी है या इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको बिल्कुल मंसूर साहब, आपने सही निशानदेही की कि ना सिर्फ खित्ते की इकॉनमी बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो हिचकोले खा रही है, वो सफ़र कर रही है इस तमाम तर सिचुएशन की वजह से। अब मज़ीद जो नए महाज खोले जा रहे हैं उससे तो फिर जो जीना है लोगों का वो भी दोभर हो जाएगा और मईशत जो है उसका पहिया मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया इस सारी सूरत हाल का बड़ी बारीकी से आपने अहाता किया। मंसूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।